हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड जय अपने बेटे के जन्म पर सबको पार्टी दे रही थी और पार्टी में सिर्फ उसके फ्रेंड्स थे। उसका बेटा अभी 1 मंथ का था तो गेस्ट उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने हम में से किसी को नहीं बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो एक लड़की कहती है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका फादर कौन है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मेल लीड जिंगजी और जे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। तो जे उसे पूछती है कि क्या तुम रियल में मुझे इतना पसंद करते हो। तो जिंगजी उसे सेड्यूस करने लगता है मगर जे उसे सेड्यूस करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि जे के यहाँ बेटा का जन्म होता है मगर ना ही जिंगजी उसके साथ था और ना ही उसकी फैमिली में से कोई। और ऐसा इसलिए था कि जे ने अपनी फैमिली और जिंगजी को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और ना ही उन्हें पार्टी में बुलाती है और वो कहीं दूर उन सब से छुप कर रह रही थी। मगर अब वो ये बात सबके सामने लाना चाहती थी तो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही थी और उसकी इंटेंशन ये थी कि वो अपनी फैमिली और बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताएगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जे अपने बेटे का हाथ देकर उसके बर्थ मार्क को बहुत प्यार से देख रही थी। तो ये गेस्ट कहता है कि ये रिच फैमिली का वारिस है तो तुमने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बुलाया और अच्छा होता कि हम सब भी उससे मिल लेते। तो जे सिर्फ स्माइल करती रहती है मगर जैसे ही पार्टी फिनिश होती है तो वो सोचती है कि मैंने 1 साल से जिंगजी और अपने भाई और मॉम को ब्लॉक किया हुआ था मगर अब मुझे उन्हें अनब्लॉक करना है। मगर पहले वो डिसाइड करती है कि वो जिंगजी को इस बारे में बताएगी कि अब उसका एक बेटा है और वो उसे अनब्लॉक करने लगती है। तो एक लड़की उसे देखकर सोचती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम जिंगजी के साथ रहो। तो वो उसे हिट करके बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगती है तो ब्लड निकल रहा था और उसकी फैमिली में से कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। इसी कारण उन्हें उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और इंजरी इतनी सीवियर थी कि ऑपरेशन के बाद वो अपनी मेमोरी खो चुकी थी और उसे ना अपनी फैमिली याद थी ना ही अपना बॉयफ्रेंड और ना ही बेटा। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। जे ने रोड साइड पर ज्वेलरी का स्टार लगाया हुआ था और वो ज्वेलरी पैक करके जाने लगती है तो सोचती है कि मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए खाना लेके जाना है। और जैसे वो जाने लगती है तो शियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट सूचन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आता है और सूचन जे का बड़ा भाई है और 5 साल से वो उसे ढूंढ रहा था। तो आज वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मगर जे उसे देखकर हैरान हो जाती है। तो सूचन कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम 5 साल से कहाँ थी। तो जे उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो सूचन उसे बताता है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर हो और तुमने अभी अभी कंपटीशन जीता है तो क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो। और बताता है कि तुम्हारी ज्वेलरी की वर्थ 500 मिलियन है। तो जे अपनी ज्वेलरी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी इस ज्वेलरी की प्राइस इतनी ज्यादा है। और वो किसी तरह भी नहीं मानती कि वो उसका भाई है और कहती है कि मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए खाना लेकर जाना है। तो सूचन उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। तो जे हाँ बोलती है और साथ ही वार्न करती है कि फ्यूचर में मुझे फॉलो ना करना और कहती है कि अपने गार्ड्स को बोलो कि ये मेरा रास्ता छोड़े। तो सूचन उन्हें इशारा करता है तो सब लोग पीछे हो जाते हैं। जे वहाँ से चली जाती है तो सूचन बहुत हैरान था कि उसकी सिस्टर ने उसे पहचाना क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंगजी अपने 4 साल बेटे शोबे के साथ हॉस्पिटल आया हुआ था क्योंकि शोबे के सर में बहुत पेन था। तो जिंगजी उसे रिलैक्स करने को कहता है कि मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ मगर शोबे कहता है कि मुझे मॉम की याद आ रही है और बताता है कि मैंने रात को सपने में मॉम को देखा। जिंगजी कहता है कि तुमने कभी उन्हें देखा नहीं तो तुम उसे कैसे मिस कर रहे हो और तुमने उसे सपने में कैसे देख लिया। तो शोबे कहता है कि मैंने आपके वॉलेट से उनकी पिक्चर निकाली तो मुझे पता चल गया कि मेरी मॉम कौन है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शोबे जिंगजी के वॉलेट से पिक्चर निकालता है तो वो पिक्चर जे की थी। तो सोचते हैं कि यही मेरी मॉम है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जे हॉस्पिटल अपनी मदर इन लॉ के लिए खाना लाती है तो जिंगजी उसे देख लेता है और सोचता है कि इतने सालों से ये कहाँ थी। और हमें ये तो नहीं बताया जाता कि जिंगजी को उसका बेटा किसने उसके हैंडओवर किया। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जे अपनी मदर इन लॉ के लिए खाना लाती है तो मिसेस ली कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं भूखी मर जाऊं इसी कारण तुम इतना लेट आई और टिफिन लाकर कहती है कि मुझे ये खाना पसंद नहीं। जे कहती है कि मैंने अर्ली मॉर्निंग उठकर आपके लिए खाना बनाया तो आप इस खाने को वेस्ट ना करें। तो मिसेस ली कहती है कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू की जरूरत नहीं, तुम हर वक्त आवारा घूमती रहती हो। तभी उसका हस्बैंड मिंग आता है तो वो उसे डिवोर्स का एग्रीमेंट देता है और कहते हैं कि तुम इस पर साइन करो और यहाँ से जाओ। तो उसकी मॉम उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा है कि तुम इसे डिवोर्स दे दो। जे कहती है कि तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो। तो मिंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड यारान वापस आ रही है तो मैं उससे शादी करूंगा। तो मदर इन लॉ कहती है कि यारान अब्रॉड से पढ़कर आई है और उसकी मंथली सैलरी 1 मिलियन है मगर तुम हमें क्या देती हो। और जूली दिखाकर कहती है कि तुम ये सेल करके कितने पैसे कमा लेती हो। तो जे कहती है कि मैंने रात दिन मेहनत की और जो भी अर्न किया वो सब आप लोगों को दिया और अब जब मेरे पास पैसे फिनिश हो गए हैं तो आप मुझे किक आउट कैसे कर सकते हैं। तभी यारान वहाँ आती है तो जे को देखकर कहती है कि तुम्हारी तो ड्रेसिंग सेंस इतनी बुरी है, तुम ज्वेलरी डिजाइन क्या करोगी।
तो जे कहती है कि आज किसी ने मुझे बताया कि मेरी ज्वेलरी की प्राइस 500 मिलियन है। तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मदर इन लॉ उसकी ज्वेलरी दूर फेंकती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जे पेपर्स पर साइन करती है तो कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर बाद में आप लोगों को रिग्रेट होगा। मिंग उसे धक्का देकर बाहर निकालता है तो शॉप भी बाहर खड़ा था। तो वो जे को संभालता है और पूछता है कि आंट आप ठीक हैं। जे उसका हाथ पकड़ती है तो उसका बर्थ मार्क देखकर उसका सर घूमने लगता है, मगर वो खुद को संभाल लेती है तो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शॉबे कहता है कि मुझे आप ठीक नहीं लग रही। तो जे सोचती है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है और उसने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, तो मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। शॉबे कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। जे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मगर शॉबे उसे कहता है कि आप बिल्कुल मेरी मॉम जैसी दिखती हैं। जे सोचती है कि इसने ये बातें पता नहीं कहाँ से सीखी होंगी, तो कहती है कि तुम रैंडमली किसी को भी अपनी मॉम नहीं कह सकते, और पूछती है कि तुम्हारा डैड कहाँ है। शॉबे दूसरी तरफ इशारा करता है और जिंग से किसी से फोन पर बात कर रहा था। तो वो बात करते हुए दूसरी साइड पर चला जाता है। तभी क्लीनर ट्रॉली लेकर जा रहा था। तो जे उसे देखकर सोचती है कि इस बच्चे का फादर क्लीनर होगा। तो वो उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। जिंगजी अपनी बात फिनिश करके वहाँ आता है तो शॉबे उसे बताता है कि मैंने अभी अभी मॉम को देखा। जिंगजी कहता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। वो शॉबे को उठा लेता है, मगर वो जिद करने लगता है कि मुझे नीचे उतारे, वो आंट मेरी मॉम है। तो जिंगजी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और पता लगाओ कि इतने सालों में जे कहाँ थी, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो वापस आ गई हो और शॉबे को मुझसे छीनना चाहती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिंग यारान से कहता है कि जब तुम्हें प्रोजेक्ट मिले तो हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। तो यारान कहती है कि अंकल ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो प्रोजेक्ट हमें ही दिलाएंगे। तो मिसेस ली कहती है कि जे तो तुम्हारे शूज उठाने के भी लायक नहीं। तो यारान और भी प्राउड फील करने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जे अपनी एक फ्रेंड वैनी के साथ बाहर जाती है। तो जे उसे बताती है कि मिंग मुझे डिवोर्स दे रहा है, और साथ ही कहती है कि आज एक बच्चे ने मुझे मॉम कहकर बुलाया, और जब भी मैं अपना पास याद करती हूँ तो मेरा सर हर्ट होने लगता है। और वैनी उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, तो कहती है कि उसने ऐसे ही तुम्हें मॉम बुलाया होगा। और वैनी उसकी न्यू फ्रेंड थी, इसलिए उसके पास के बारे में नहीं जानती थी, और ना ही ये बात जानती थी कि वो बहुत रिच है। और फिर वो उसे जिंगजी के बारे में बता रही थी और बताती है कि ये बार मेरे बॉस का है, और बॉस ने ये बार स्पेशल अपने लिए बनवाया है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी। तो वो हर रात यहाँ आकर बहुत ड्रिंक करता है, और बताती है कि वो अब्रॉड से वापस आया है तो मुझे जाकर उससे मिलना है। वैनी वहाँ से चली जाती है। तो यारान जे को देखकर सोचती है कि इसके डिवोर्स हो जाए तो अच्छा होगा, और फिर जे को आकर क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारी डिवोर्स होने वाली है तो अच्छा है कि तुम किसी की मिस्ट्रेस बन जाना। और फिर वो वहाँ कुछ गुंडों को बुलाती है और कहती है कि इसे लेसन सिखाओ कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की। और शॉबे डैड के साथ वहीं आया हुआ था, तो कहते हैं कि कौन है कि मेरी मॉम को टॉर्चर करे। तो जे उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। यारान कहती है कि ये तुम्हारे लवर का बेटा होगा। तो जे कहती है कि मैं 2 दिन पहले इस बच्चे से मिली, तो ये मेरे बॉयफ्रेंड का बेटा कैसे बन गया। तो यारान उन गुंडों से कहती है कि तुम देख क्या रहे हो, इसे बुली करो। शॉबे कहता है कि अगर तुम लोग मेरी मॉम के पास आए तो मेरा डैड तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो एक गुंडा कहता है कि तुम्हारे डैड का नाम क्या है। तो शॉबे कहता है कि उसका नाम जिंगजी है। तो गुंडा कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम्हारा फादर शॉ फैमिली का वारिस है और वो बीजिंग का रिचेस्ट पर्सन है। शॉबे हाँ बोलता है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि जिंगजी अब्रॉड रहता है तो वो यहाँ कैसे आया। यारान उस गुंडे से कहती है कि तुम लोग ये मैटर सॉल्व करो, मुझे कुछ काम है। वो वहाँ से चली जाती है। तो शॉबे अपने डैड को कॉल करता है और कहते हैं मैं मुश्किल में हूँ, मुझे बचाने आए। जिंगजी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आता है तो शॉबे और जे भागकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जे जिंगजी के फेस को गौर से देखने लगती है, मगर वो सब कुछ भूल चुकी थी तो उसे पहचान नहीं पाती, मगर जिंगजी ने उसे पहचान लिया था। शॉबे डैड से कहते हैं कि इन लोगों ने हमें बुली किया। तो जिंगजी जे से पूछता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। तो जे कहती है कि हम दोनों को सेफली यहाँ से बाहर निकालो, और उसे लग रहा था कि शॉबे ऐसे इसे अपना डैड बुला रहा है और वो चाहती थी कि वो शॉबे को भी यहाँ से बाहर निकाले। जिंगजी कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं इनके हाथ पांव तोड़ूं। तो जे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और वो लोग जानते थे कि जिंगजी इस बार का ऑनर है तो वो उसे सॉरी करते हैं और कहते हैं कि हमारा पर्पस इन्हें हर्ट करना नहीं, सिर्फ डराना था। तो जे कहती है कि तुमने इस बच्चे को डराया तो तुम इससे अपोलोजाइज करो। वो लोग शॉबे से अपोलोजाइज करते हैं तो वो कहता है कि तुम लोग मेरी मॉम से अपोलोजाइज करो। तो वो लोग जे से अपोलोजाइज करते हैं। तो जिंगजी उन सब से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। वो लोग चले जाते हैं तो जे भी उसका थैंक्स करके वहाँ से जाने लगती है। तो जिंगजी कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की तो क्या तुम मुझे इस तरह रीपे करोगी। और वो याद करने लगता है कि 5 साल पहले वो हर रात जे के साथ यहाँ ड्रिंक करने आया करता था। तो सोचता है कि मैं वो टाइम कभी नहीं भूल सकता। जे पूछती है
कि क्या ये रियल में तुम्हारा बेटा है। वो हाँ बोलता है तो शोबे कहता है कि डैड आप इतनी प्रीटी आंटी को बुली ना करें। तो जे बहुत हैरान होकर कहती है कि क्या ये रियल में तुम्हारा डैड है। तो वो सोचती है कि वैनी ने तो बोला था इस बार का ओनर अब्रॉड रहता है, तो ये यहाँ कैसे आया। जिंगजी शोबे से कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ और जाकर सो जाओ। मगर शोबे कहता है कि मुझे आंट के साथ सोना है और डैड से बोलता है कि आप इन्हें मेरे मॉम बनाए। और जिंगजी नहीं जानता था कि जे अपना पास भूल चुकी है, तो वो उसे तंग करने को कहता है कि तुमने कितनी जल्दी मेरे बेटे को ये सिखाया कि मैं तुम्हें अपनी मिसेस बना लूं। जे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनना चाहती। तो जिंगजी सोचता है कि इसे अपना पास याद क्यों नहीं। तो कहता है कि तुमने उन लोगों के सामने बोला था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जे कहती है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोला था। वो वहाँ से जाने लगती है तो शोबे कहता है कि आप मुझे छोड़कर ना जाए। जिंगजी सोचता है कि 5 साल पहले मुझे याद है कि हमें क्या हुआ था, मगर इसे कुछ याद क्यों नहीं। और सोचते है कि अगर ये मुझे भूल गई तो भी ये अपने बेटे को कैसे भूल सकती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या एक बार फिर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, और क्या तुम्हें याद नहीं कि 5 साल पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। जे उसे स्लैप करके कहती है कि तुम गैंगस्टर हो, तुम रास्ते में चलती हुई किसी लड़की को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेती हो। जिंगजी उसे उठा लेता है तो वो चिल्लाने लगती है। तो शोबे कहते हैं कि आप इन्हें नीचे उतारे। जिंगजी कहते हैं कि तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें मॉम चाहिए, तो तुम मेरे पीछे आओ। तो वो उसे लाकर कार में बिठाता है। तो जे फिर से बाहर निकलने लगती है, मगर शोबे आकर उसके साथ बैठता है तो वो उसे प्यार करने लगती है। और फिर जिंगजी से कहती है कि चाहे तुम बार के ऑनर हो और बहुत रिच हो, मगर तुम मुझे बुली नहीं कर सकते। जिंगजी कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें बुली किया है तो तुम पुलिस को कॉल करो। तो जे कहती है कि तुम मेरा फोन वापस करो। जिंगजी पूछता है कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही। तो जे कहती है कि मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम बच्चे के सामने इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तो शोबे कहता है कि आप फिक्र न करें, डैड आपको हर्ट नहीं करेगा, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूंगा। तो जे शोबे को प्यार करने लगती है और कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, मगर तुम्हारा डैड तुम जैसा नहीं। और फिर जैसे ही वो लोग जिंगजी के घर आते हैं तो जे फिर से भागने लगती है। तो जिंगजी उससे पूछते है कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही। तो जे सोचती है कि शायद ये मेंटली इल है, इसी कारण ये ऐसी बातें करता है, और सोचती है कि मेरे पास ना घर है और ना ही पैसे, तो अच्छा होगा कि मैं इसके साथ रहूं। तो वो पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिंगजी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो और शोबे को मॉम मिल जाए। तो जे कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे की मॉम बन सकती हूँ, मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिंगजी कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, और अगर तुमने मना किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो बेबस होकर उसे देखने लगती है। तो जिंगजी सोचता है कि 5 साल पहले तुम मुझे ऐसे ही देखा करती थी तो मैं तुम्हारे सामने बेबस हो जाता था। शोबे बार बार उसकी रिक्वेस्ट करता है, मगर जे कुछ नहीं बोलती। जिंगजी उसे उठाकर अंदर ले जाता है और घर जाकर शोबे कर्टन के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। तो जिंगजी उसे इशारा करता है कि तुम बाहर आओ, ये मेरी बात नहीं मानेगी। तो शोबे आकर जे से कहता है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो बच्चे मुझे टीज करते हैं कि मेरे पास मॉम नहीं, और आपको देखकर मुझे लगता है कि आप बिल्कुल मेरी मॉम हैं। जे उसके लिए सॉरी फील करती है तो उसे हक्का लेती है। तो जिंगजी सोचता है कि ये इसे ऐसे प्यार कर रही है कि जैसे जानती हो कि ये इसी का ही बेटा है। तो जे उसे बताती है कि मैं सिर्फ शोबे के कारण यहाँ रुकूंगी। तो शोबे उसे कहते हैं कि मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। वो उसे अपने साथ ले जाता है। तो जिंगजी की मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम चाइना वापस आ गए, मगर हमें क्यों नहीं पता। तो पूछती है कि शोबे को संभालना मुश्किल तो नहीं हो रहा, और शोबे क्योंकि अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था। जिंगजी कहते हैं कि वो वेल बिहेव है, वो मुझे तंग नहीं करता। तभी जे उसे आवाज देती है कि मैं शोबे को बात करवाने ले जा रही हूँ। तो मॉम पूछती है कि क्या तुम्हारे घर कोई लड़की आई है। वो कुछ नहीं बोलता। तो मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की को घर लाया है, और फिर जिंगजी से कहती है कि जिस लड़की को 5 साल तुम अपने साथ लाए थे वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। मैं और तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए खुश हैं कि तुमने किसी और लड़की को पसंद किया। और वो शोबे के रूम में जाता है तो वो शावर ले रहा था और जे बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। जैसे जिंगजी वहाँ आता है तो वो मुड़ने लगती है तो उसे टकरा जाती है, और जिंगजी एक बार फिर जाने की कोशिश करता है कि वो उसे पहचानती क्यों नहीं। तो जे उसे कहती है कि मैं तुम्हें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। जिंगजी कहता है कि एक बार पहले तुमने ऐसी ट्रिक खेली थी तो आज भी इसी तरह खेल रही हो। तो जे उसे कहती है कि शोबे ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा, और तुम मैरिड हो तो किसी और लड़की को फ्रेम क्यों कर रहे हो। जिंगजी कहता है कि वो जानता है कि मैं मैरिड नहीं। जे कहती है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो बेबी क्या आसमान से गिरा था। तो जिंगजी कहता है कि एक लड़की थी जिसने मुझसे फ्लर्ट किया और बेटे को जन्म देकर यहाँ से भाग गई, और अगर तुम शोबे की मॉम बनना चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। जे कहती है कि क्या तुमने कभी मिरर देखा है, तुम मेरी टाइप के नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और वार्न करती है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। और वो शोबे को सुलाने चाहती है तो एक बार फिर उसका हाथ देखती है तो बर्थमार्क देखकर उसका सर घूमने लगता है, और वो याद नहीं कर पाती कि उसने ये बर्थमार्क कहाँ देखा था। तो सोचती है कि जब मैं पास को याद करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और उधर जिंगजी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है
और कहता है कि जे के बारे में सारी डिटेल्स पता करो और मुझे बताओ। तो असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है कि मुझे पता चला है कि मिस जे का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड चली गई थी और अब चाइना वापस आई है। जिंगजी सोचता है कि वो शो कर रही है कि वो मुझे नहीं पहचानती और वो ऐसा इसलिए कर रही है कि शोबे को मुझसे वापस ले और यहाँ से चली जाए, मगर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। और जे घर से बाहर जाती है तो जिंगजी उसे कॉल करता है कि तुम घर वापस आओ और बोलता है कि अगर तुम भाग गई तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। और जे जानती थी कि वो ऐसा कर सकता है, तो कहती है कि मैं शॉपिंग करके वापस आऊंगी। और वो अपने लिए घर देखना चाहती थी तो एक बिल्डिंग में आती है। तभी सूचन उसे मिलता है तो पूछता है कि तुमने मेरे साथ काम करने के बारे में क्या सोचा और मैंने तुमसे जो बात की थी क्या तुम्हें समझ आई कि नहीं। और एक बार फिर उसे सिस्टर कहकर बुलाता है और कहता है कि मैंने 5 साल तुम्हें बहुत मिस किया। तो जे सोचती है कि ये रिच लोग सब के सब पागल होते हैं और जो भी मुझे देखता है वो मुझे यही कहता है कि मैं उसे भूल गई हूँ, मगर ये बहुत स्ट्रेंज है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। सूचन उसे कहता है कि जिस बिल्डिंग में तुम खड़ी हो ये प्रोजेक्ट मेरा है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ एक घर दे सकता हूँ। मगर जे उसे जान छुड़ाना चाहती थी तो कहती है कि मुझे किसी काम से जाना है और सूचन उसे तंग नहीं करना चाहता था तो वो उसके पीछे नहीं जाता, मगर सोचता है कि ये मुझे पहचानती क्यों नहीं और उसे ये याद क्यों नहीं कि ये बिल्डिंग हमारी अपनी है। और फिर असिस्टेंट से कहता है कि तुम जे के बैंक अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर करो, क्योंकि अगर वो यहाँ घर लेना चाहे तो इजीली खरीद सकती है। और जैसे वो बिल्डिंग में जाती है तो उसकी मदर इन लॉ वहाँ अपने लिए घर देखने आई थी, तो उसे वहाँ देखकर बहुत ह्यूमिलेट करती है और कहती है तुम तो यहाँ एक रूम भी नहीं खरीद सकती, घर क्या खरीदोगे। तभी मैनेजर वहाँ आता है तो वो जे को देखकर रिस्पेक्ट देता है और यहाँ सब लोग सूजन और जे को अच्छे से जानते थे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मदर इन लॉ उसे देखती है तो जेलस होती है, तो मैनेजर से कहती है कि इसने मेरे बेटे के पैसे चुराए होंगे, इसी कारण ये यहाँ घर खरीदने आई। और वो जानबूझकर वहाँ गिरती है तो ऊंची आवाज में रोने लगती है और कहती है कि देखो मेरी बहू ने मुझे हर्ट किया और बोलती है कि मैं यहाँ पुलिस को बुलाती हूँ। जे कहती है कि अच्छा है कि तुम पुलिस को बुलाओ ताकि वो भी देखें कि तुम कैसे नाटक करती हो। जे वहाँ गार्ड्स को बुलाती है तो 2 गार्ड्स वहाँ आते हैं तो पूछते हैं कि हमें क्या करना है। मिसेस ली कहती है कि इस लड़की को बाहर फेंको, मगर गार्ड उसकी बात नहीं मानते। वो बहुत चिल्लाने लगती है तो उसकी आवाज सुनकर मैनेजर चैन वहाँ आती है तो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिसेस ली कहती है कि इस लड़की ने मुझे पुश किया। मैनेजर चैन उसे देखते हैं तो मिस सू कहकर बुलाती है। वो उसे बहुत रिस्पेक्ट देती है और पूछती है कि आप अब्रॉड से वापस कब आए, और फिर कहती है कि आप जैसा घर चाहती हैं मैं आपको वैसा ही घर दिखाती हूँ। तभी मिंग वहाँ आता है तो मिसेस ली उसे कहती है कि तुम इस लड़की को डिवोर्स दो और हमें यहाँ घर खरीद कर दो। मैनेजर चैन कहती है कि यहाँ हर घर की प्राइस 50 मिलियन है। तो मिंग कहता है कि मॉम हम भी इतना एक्सपेंसिव घर नहीं खरीद सकते, आप यहाँ से चलें। तो मैनेजर चैन जे से कहती है कि आपको यहाँ घर मिल सकता है और कहती है कि आप मुझे अपना बैंक कार्ड दें। जे हेजिटेट करती है तो मैनेजर चैन जबरदस्ती उसका कार्ड पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आपको आपके स्टैंडर्ड का घर दिलाऊंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो मिसेस ली और मिंग दोनों जे को ह्यूमिलेट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम यहाँ घर खरीदो। तभी सूजन वहाँ आता है तो मिंगू से कहते हैं कि क्या आपको याद है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ और आपकी कंपनी में मैं जनरल मैनेजर हूँ। तो सूजन कहता है कि इस नाम के कई लोग मेरे अंडर काम करते हैं तो मुझे नहीं पता तुम कौन हो। और फिर जे से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो मिसेस ली सूजन से कहती है कि आपका और इसका सरनेम एक है, इसने इस बात का एडवांटेज लिया तो आपके बिहाफ पर 50 मिलियन का घर खरीद रही है और ये आपका पर्सनल मैटर है तो आप इसे बोलें कि ये इसमें इंटरफेयर ना करे। तो सूजन कहता है कि अगर ये चाहे तो हमारे हर मैटर में इंटरफेयर कर सकती है और अगर आपने इसके बारे में एक और वर्ड बोला तो आपको इस सिटी में नहीं रहने दिया जाएगा। मैनेजर चैन वहाँ आती है तो वो जे को बताती है कि मैंने आपके लिए घर खरीद लिया है। मिसेस ली चिल्लाने लगती है कि इसके पास तो पैसे नहीं थे तो इसने मेरे बेटे के पैसे चुराए होंगे। वो उसे स्लैप करने लगती है तो सूजन उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुम इससे दूर रहना। और जे से कहता है कि मुझे यहाँ कुछ काम है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम गार्ड्स को बुलाना क्योंकि यहाँ तुम्हें हर कोई जानता है। वो वहाँ से चले जाते हैं तो मिसेस ली और मिंग फिर से उसे बुली करने लगते हैं। तभी जिंगजे वहाँ आता है तो जे से कहता है कि शोबे तुम्हारा वेट कर रहा है। तो मिसेस ली कहती है कि हाँ तुम जाओ, तुम्हारा नाजायज बेटा तुम्हारा वेट कर रहा है और 5 साल पहले तुमने उसे छोड़ दिया था तो अब उसके पास वापस क्यों गई हो। तो जे सोचती है कि हर कोई 5 साल पहले की बात करता है, मुझे याद क्यों नहीं कि तब क्या हुआ था। और जैसे वो याद करने की कोशिश करती है तो उसके सर में फिर से पेन होने लगता है। जिंगजी जे से पूछता है कि ये लोग कौन है जो तुम्हें इतनी बातें सुना रहे हैं। तो वो बताती है कि ये मेरा एक्स हस्बैंड और उसकी मॉम है। मिंग उसे फिर से रोकने लगता है तो जे उसे कहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है, अब तुम मेरे रास्ते में ना आना। और जब वो कार में जाकर बैठती है तो जिंगजी का थैंक्स करती है। जिंगजी पूछता है कि क्या तुम्हें रियल में याद नहीं कि हम दोनों का क्या रिलेशन था। जे कहती है कि हम 2 दिन पहले ही मिले हैं
मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। तो जिंगजी उसे अपना नाम बताता है। तो जे कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है, तुम किसी रिच लड़की को डेट कर रहे हो, और बोलती है कि तुम्हारा अपना एक बार है, और वो अपने सर को पकड़ लेती है। तो जिंगजी सोचता है कि क्या इसकी मेमोरी तो नहीं चली गई। जे घर आती है तो शोबे पूछता है कि क्या आप मुझे डिसलाइक करती हैं जो मुझे छोड़कर चली गई। जे कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, तो मैं तुम्हें डिसलाइक क्यों करूंगी, मगर मुझे कुछ आपने भी काम करने होते हैं, तो मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकती। तो शोबे कहते हैं कि अगर आप नहीं आ सकती तो मैं आपके साथ आ जाया करूंगा। तो जे सोचता है कि क्या पता ये शोबे को साथ लेने आई हो, इसलिए मैं इसे इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। जे कहती है कि मैं शोबे के लिए खाना बनाती हूँ, मगर जिंगजी कहते हैं कि हमारे घर में खाना बनाने की कोई भी चीजें नहीं। तो जे कहती है कि हम मार्केट से लाते हैं। तो जिंगजी फिर से बहाना बनाता है कि मार्केट यहाँ से बहुत दूर है। शोबे कहते हैं कि आपके पास कार है तो हम कार में चलते हैं, मगर जिंगजी कहता है कि तुम यहीं रहोगे, मार्केट सिर्फ हम लोग जाएंगे। वो उसे मार्केट लाता है तो जे अंदर चली जाती है। तो जिंगजी की असिस्टेंट उसे कॉल करती है कि मिस जे आज अपने भाई से मिली थी और सूचना ने मिस जे के अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर किए, तो उन्होंने उन पैसों से घर खरीदा। और पूछती है कि क्या उन्होंने आपको इस बारे में नहीं बताया, और अगर नहीं बताया तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ लें। तो जिंगजी कहता है कि अगर मैंने उसे पूछा तो वो मुझे नहीं बताएगी। वो स्टोर के अंदर जाता है तो जे पूछती है कि क्या शोबे को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं। तो जिंगजी कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें ये नहीं पता कि उसे किस चीज से एलर्जी है, और तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी। जे कहती है कि मुझे क्या पता कि तुम दोनों को क्या पसंद है, और असिस्टेंट से उसे ये बात पता चल गई थी कि उसके पास पैसे नहीं। तो कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम मेरे यहाँ जॉब कर सकती हो। जे कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। तभी एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम मो था, और ये मिंग की नेबर है। तो वो जे को देखकर कहती है कि इसी कारण तुम लिंग से डिवोर्स लेना चाहती हो ताकि किसी रिच पर्सन की मिस्ट्रेस बन सको। तो जे कहती है कि मैं किसी की मिस्ट्रेस क्यों बनूंगी। तो वो जिंगजी से कहती है कि तुम इस लड़की को नहीं जानते, ये बहुत पुअर और अनलकी है, तुम इससे दूर रहना। तो जिंगजी उसे कहता है कि क्या तुमने कभी मिरर देखा है, तुम तो किसी की मिस्ट्रेस बनने के भी लायक नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जे शोबे को सुलाने लगती है तो वो उसका थैंक्स करता है कि आपके कारण मुझे घर जैसी फीलिंग हो रही है। तो जे कहती है कि तुम्हारा डैड तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इसी कारण तुम्हें अपना घर नहीं लगता। शोबे कहता है कि ऐसी बात नहीं, मेरा डैड बहुत अच्छा पर्सन है, और वो जानते थे कि मैं यहाँ अकेला हूँ तो अब्रॉड से मेरे पास वापस आए, मगर हर बेबी को मदर का भी प्यार चाहिए होता है, तो इसी कारण मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम बने। और फिर कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। जे रिक्वेस्ट पूछती है तो शोबे कहता है कि जब कोई भी पास ना हो तो क्या मैं आपको मॉम कहकर बुला सकता हूँ। तो वो हाँ बोलती है, और वो शोबे को सोने का कहकर बाहर जाती है। तो एक बार फिर से उसके हाथ के बर्समार्क को याद करने लगती है। उसका सार हार्ट होने लगता है तो वो खुद का संभालने लगती है, और तभी उसे अपनी डिलीवरी और अपना एक्सीडेंट याद आता है, मगर वो सोचती है कि ये सब क्या था, और वो कोई भी क्लू ढूंढ नहीं पाती कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ था। तभी को उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो वो डर जाती है, और पीछे मुड़कर देखती है तो मिसेस शियाओ थी, और ये लेडी जिंगजी की मॉम है। तो वो उसे जिंगजी की ड्रेस देती है और कहती है कि तुम नई नैनी हो तो ये ड्रेस उसे देकर आओ। और वो ऐसा इसलिए बोल रही थी कि वो जे को तंग करना चाहती थी। और जे जैसे ड्रेस देने जिंगजी के रूम में जाती है तो वो शावर लेकर बाहर आया था। वो वहाँ से वापस जाने लगती है कि मिसेस शियाओ वहाँ आती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा। और फिर जिंगजी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्रीटी लड़की को अपने घर लाए हो। जिंगजी सोचता है कि अगर इन्हें पता चला कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है तो ये इससे और भी नफरत करेंगी। मॉम कहती है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल जाओ, वो तुम्हें 5 साल पहले छोड़कर चली गई थी, और देखो कि उसने शोबे को तुम्हारे हैंड ओवर किया और यहाँ से चली गई, और उसने तो अपने बेबी को भी नहीं पूछा। जिंगजी कुछ नहीं बोलता तो मॉम कहती है कि क्या तुम उसे भूल नहीं सकते। तो जे सोचता है कि सिचुएशन ऐसी है कि मुझे मॉम को सच बताना पड़ेगा। तो मॉम उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि उसे याद करने के लिए हर रोज ड्रिंक करते हो, और तुम्हें तो खुद का भी ख्याल नहीं, तुम्हारा स्टमक ब्लीड करता है, और डॉक्टर तुम्हें एडवाइस करते हैं तुम ड्रिंकिंग फिर भी नहीं छोड़ते। ये सारी सिचुएशन देखती है तो वहाँ से भागने लगती है। तो मिसेस शियाओ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को प्रोवोक किया तो तुम कहाँ जा रही हो। ये कहती है कि मैंने आपके बेटे को प्रोवोक नहीं किया, यही मेरे पीछे भागता रहता है, और क्या आपकी सारी फैमिली के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है जो सब लोग एक ही बात करते हो। तो मिसेस शियाओ उसका हाथ पकड़ कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी शोबे वहाँ आता है तो कहता है कि ग्रैंडमा क्या आप आंट जे को बुली ना करें। तो मिसेस शियाओ कहती है कि क्या इसका नाम भी जे है, और पूछती है कि क्या ये वही लड़की तो नहीं जिसने 5 साल पहले तुम्हें चीट किया था। जे कहती है कि मुझे लगता है कि आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। और कहती है कि मैं तो 5 साल से अब्रॉड में थी, तो मैंने आपके बेटे को चीट कब किया। मिसेस शियाओ कहती है कि तुमने मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी, और तुम अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी और आप वापस आई हो कि इसे वापस ले जाओ। वो सोफे पर गिर जाती है और जे से कहती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। जे कहती है कि आपका बेटा मेरे पीछे आता है,
मगर मैं फ्यूचर में इससे कभी नहीं मिलूंगी। और जैसे वो जाने लगती है तो स्टेज से गिर जाती है। जिंगजी और शोबे उसे हॉस्पिटल आते हैं तो शोबे डैड से पूछता है कि क्या वो हमें डिसऑन करेंगी। जिंगजी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। शोबे कहता है कि आपने तो बोला था कि 5 साल पहले मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी, तो क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जिंगजी कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी नर्स आकर बताती है कि इंजरी बहुत माइनर थी, तो कुछ टाइम में पेशेंट को होश आ जाएगा, और बताती है कि हमें उन्हें न्यूरोलॉजी के कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। जिंगजी कहता है कि क्या उसे न्यूरो प्रॉब्लम है, तो नर्स कहती है कि टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि उनके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है। और फिर जैसे उसके टेस्ट आते हैं तो जिंगजी देखकर सोचता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये मुझे रियल में भूल चुकी है, और उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी चली गई थी। वो बहुत टेंशन में था तो उसके स्टमक में पेन होने लगती है। तभी जे जाग जाती है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है, और वो याद करती है कि वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में थी जब किसी ने उसे हिट किया था तो वो बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी। जिंगजी देखते हैं कि उसने अपनी आंखें खोल ली तो कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, और वो नहीं जानता था कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। जे कहती है कि तुम मुझे फॉलो इसलिए किया करते थे कि तुम मुझे अपने बेटे की मॉम बनाओ। शोबे अंदर आता है तो कहता है कि आप डैड पर गुस्सा ना करें, और आप जब अनकॉन्शियस थी तो ये चुप चुप कर रो रहे थे। जे कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। जिंगजी पूछता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया, तो वो हाँ बोलती है। जिंगजी शोबे को लेकर जाने लगते हैं तो जे कहती है कि मैंने ये बोला कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मगर मैंने ये नहीं बोला कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। वो जिंगजी के साथ उसके घर आ जाती है तो नेक्स्ट डे शोबे को ब्रेकफास्ट करवाकर स्कूल भेजती है, और जिंगजी वहाँ आता है तो वो उसे कहती है कि मिंग ने मेरे सारे पैसे छीन लिए, मुझे उसे अपना सब कुछ वापस लेना है। जिंगजी अपने रूम में जाता है तो सोचता है कि वो उसका एक्स हस्बैंड था, तो मुझे उससे बदला लेने के लिए जे की हेल्प नहीं करनी, मगर फिर सोचता है कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो वो जे से कहता है कि तुम मेरी कंपनी में जाकर जॉब करो। वो उसे एक कंपनी दिखाता है और कहते हैं तुम यहाँ जाओ तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। जे अंदर जाती है तो उसकी फ्रेंड वैनी वहाँ काम करती थी, तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है। जे उसे बताती है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। वैनी उसे बताती है कि उसे कहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है, और जे रास्ते में थी कि मिंग और मो से मिलते हैं। तो मो से कहती है कि अगर तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो तो तुम सिर्फ क्लीनर की जॉब कर सकती हो, और तुम 5 साल मेरी नेबर रही तो मैं जानती हूँ कि तुम में जरा भी टैलेंट नहीं। वैनी वहाँ आती है तो उसकी बात सुनकर कहती है कि ये यहाँ साफ सफाई क्यों करेगी, और बताती है कि ये डिजाइनिंग की जॉब के लिए आई है। मिंग उसे क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि 5 साल पहले ये हेल्पलेस थी तो मैंने इसकी जान बचाई, और सब जानते हैं कि ये ऑर्फन है और मुझे नहीं याद कि इसने कभी डिजाइनिंग सीखी हो। वैनी कहती है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम जाकर बॉस को कंप्लेन करो, मगर जे के रास्ते में ना आना। वो उसे साथ ले जाती है तो कहती है कि मिंग का फेस देखने वाला था, और उसे तो पता ही नहीं कि मिस्टर जिंगजी तुम्हें कितनी बड़ी पोस्ट दिलाने वाला है। और वैनी क्योंकि जिंगजी की असिस्टेंट थी तो इसी कारण जिंगजी ने उससे हेल्प ली थी कि वो जे का यहाँ इंटरव्यू करवाए, मगर अब उसे पता चल गया था कि वो जिंगजी की गर्लफ्रेंड और शोबे की मॉम है, तो कंप्लेन करती है कि तुमने अपना रिलेशन मुझसे क्यों छुपाया। तो जे उसे सॉरी कर लेती है और बताती है कि एक्सीडेंट के कारण मेरी मेमोरी खो चुकी थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। वैनी उसे इंटरव्यू के लिए लाती है तो वहाँ एक सीनियर मैनेजर यारान के साथ उसका इंटरव्यू लेता है। तो टैंग उसकी सीवी देकर कहता है कि आपके डिजाइन हमारे स्टैंडर्ड के नहीं तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। यारान कहती है कि इसकी तो आइडेंटिटी भी कोई नहीं जानता तो इसकी गारंटी कौन देगा। वो दोनों उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तभी जिंगजी वहाँ आता है तो उसके इंटरव्यू देखकर कहता है कि इसने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है और मुझे इसके डिजाइन बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे जॉब पर हायर कर रहा हूँ। यारान जिंगजी से कहती है कि मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ भेजा कि आपके साथ प्रोजेक्ट साइन करूँ। जिंगजी कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो वैनी उन्हें कहती है कि मैं आपको बाहर छोड़ आती हूँ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जे कहती है कि मैं भी चलती हूँ क्योंकि तुम्हारी कंपनी में ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो यहाँ काम कर सकते हैं। तो जिंगजी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी एबिलिटी पर डाउट है। जे कहती है कि हर कोई यही कहता है कि मेरे डिजाइन कॉपी है, तो क्या तुम्हें डाउट नहीं। जिंगजी कहता है कि टाइम प्रूव करेगा कि किसका काम रियल है और किसका फेक। वो उसे जॉब करने के लिए मना लेता है तो जे वहाँ काम करने के लिए मान जाती है। जिंगजी कहता है कि तुम्हें मेरे बेबी की मदर बनने के बारे में क्या ख्याल है। जे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने में इंटरेस्टेड नहीं, मगर मैं उसकी मॉम बन सकती हूँ। तभी सूजन जे को कॉल करता है तो कहता है कि फाइनली तुमने मेरी कॉल रिसीव तो की। तो जिंगजी कहता है कि आज रात हम लोग ड्रिंक करने चलते हैं तो वहाँ मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊंगा। तो सूजन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सिस्टर के बारे में बहुत सोचते हो और उसकी जुदाई में बहुत ज्यादा पीते हो, और कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा पीते हो। तो जिंगजी कहता है कि हम रात को मिलते हैं तो फिर बात करेंगे। वो फोन बंद करता है तो जे पूछती है कि क्या भाई की कॉल थी। वो हाँ बोलता है तो जे कहती है कि मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने रिकवर कर लिया। तो जिंगजी से पूछता है कि तुम उन्हें कब बताओगी। तो जे कहती है कि मुझे पहले मिंग और यारान से बदला लेना है,
इसके बाद मैं उन्हें बताऊंगी। जिंगजी घर जाता है तो शौबे कहता है कि मुझे मॉम के साथ लंच करना है। तो जिंगजी से कहता है कि तुम मुझे खुद कॉल करो। तो शौबे जे को कॉल करता है कि मुझे आपके साथ खाना खाना है। तो वो मान जाती है। मिसेस शाओ जिंगजी से पूछती है कि उसके सर में अब दर्द तो नहीं, और पूछती है कि क्या रियल में वो सब कुछ भूल चुकी थी। तो जिंगजी कहता है कि अब वो ठीक है और बताता है कि उसने जो बोला था वो सब सच था। तो मॉम कहती है कि अगर वो तुम्हें फिर छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे। तो जिंगजी कहता है कि मैं एक बार फिर उसका वेट करूंगा। वो लोग खाना खाने आते हैं तो मिसेस शाओ जे की बहुत केयर कर रही थी और पूछती है कि अगर तुम्हें कोई स्पेशल डिश चाहिए तो मैं अभी मंगवाती हूँ। जे उनसे सॉरी करती है कि मैं आपको पहचानती नहीं थी तो मैंने बदतमीजी की। तभी मिंग वहाँ आ रहा था तो उन्हें देखकर वहाँ आ जाता है। तो जे से कहता है कि चाहे तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया मगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं आए तो तुम किसी और के साथ डेट नहीं कर सकती। मिसेस शाओ हैरान हो जाती है कि वो मैरिड है। शौबे कहता है कि बैड अंकल तुम मेरी मॉम को बुली नहीं कर सकते। जिंगजी उससे आर्ग्यू करने लगता है तो जे उसके सामने खड़ी हो जाती है। मिंग जे से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम दूसरों के डिजाइन कॉपी करती हो और मैं तुम्हें बैन करके दिखाऊंगा। तुम किसी भी कंपनी में काम करने के लायक नहीं रहोगी। और फिर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हें टफ टाइम नहीं दूंगा। जिंगजी उसे हिट करता है तो मिंग कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। जिंगजी कहता है कि तुम जे से दूर रहना। वो वहाँ से चला जाता है तो मिसेस शाओ पूछती है कि ये सब क्या था। तो जिंगजी बताता है कि इसकी डिवोर्स हो चुकी है, ये अब सिंगल है। तो मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों शादी कर लो। तो जे कहती है कि मैं भी शादी नहीं कर सकती। शौबे कहता है कि क्या मैं आपको पसंद नहीं जो आप मेरी मॉम नहीं बनना चाहती। जे कहती है कि ऐसी बात नहीं, मुझे मिंग अंकल के साथ कुछ मैटर सॉल्व करने हैं और जब तक मैं उसे वो सब वापस ना लूँ जो उन्होंने छीन लिया है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मिसेस शाओ शौबे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो जिंगजी उसे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और फिर उसे बैंक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे कॉल करना। जे वो कार्ड लेने से मना कर देती है तो जिंगजी कार्ड रखकर चला जाता है और जे जब ऑफिस आती है तो उसके हाथ से कार्ड नीचे गिर जाता है। एक कोलीग वो कार्ड देखती है तो उस पर बॉस का नाम लिखा हुआ था। तो पूछती है कि क्या तुम उसकी वाइफ हो। जे ना बोलती है तो वो लड़की मो के साथ मिलकर उसे बुली करने लगती है। जे उसे स्लैप करती है तो वो दोनों बहुत गुस्से में आती हैं और जैसे वो ऑफिस से बाहर आती है तो मिंग के ऑर्डर पर कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं। जे उन्हें हिट करके वहाँ से भागने लगती है तो वहाँ का डोर लॉक था। वो जिंगजी को कॉल करती है तो वो अपने गार्ड्स के साथ उसे बचाने आता है। गार्ड्स उन दोनों आदमियों को पकड़ लेते हैं। जिंगजी उसे वहाँ से ले जाने लगता है मगर जे का पाँव मुड़ चुका था। वो उसे हॉस्पिटल आता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मगर जे उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। तो वो अपनी हेल्प के लिए वैनी को बुला लेती है। तो जे उसे वार्न करता है कि अगर तुम खुद से चली तो मैं तुम्हें उठाकर घर ले जाऊंगा। और नेक्स्ट डे जे काम कर रही थी तो मो एक कोलीग के साथ वहाँ आती है तो वो लोग जानबूझकर उस पर पानी गिराती हैं। मो कहती है कि तुम्हारे डिजाइन कॉपी है, तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी। तभी मिंग सूचन के साथ वहाँ आता है तो बताता है कि इनके साथ हमें प्रोजेक्ट साइन करना है, ये यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। तो मो उसे देखकर कहती है कि जे का काम कॉपी है तो ये यहाँ काम नहीं कर सकती। तो दूसरी कहती है कि इसने मुझे स्लैप किया तो आप इसे जॉब से निकालें। तो मिंग जे से कहता है कि तुमने पहले ही दिन अपने कोलीग्स को हर्ट किया तो तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाओ। तो जे कहती है कि तुम कौन होते हो कि मुझे कंपनी से निकालो। तो मिंग कहता है कि मैं यहाँ के सीनियर मैनेजर हूँ और तुम्हारा बॉस हूँ और जिसे चाहो जॉब से निकाल सकता हूँ। और फिर सूचन से पूछता है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। सूचन कहता है कि तुम फुटेज चेक करवाओ, हम देखते हैं कि स्टार्ट किसने किया था और जिसकी मिस्टेक होगी उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो दूसरी लड़की बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मिस्टेक जे की थी। तो मिंग को समझ आ जाती है तो सूचन से कहता है कि हमें यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी। और जे से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। सूचन कहता है कि जहाँ वर्कर के काम करने के लिए एनवायरनमेंट अच्छी नहीं, हम वहाँ बिजनेस की बात कैसे कर सकते हैं। और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट साइन नहीं करूंगा। तो मिंग कहता है कि मैं अभी जाकर फुटेज लाता हूँ। तो वो दूसरी लड़की को स्लैप करती है और कहती है कि स्टार्ट तुमने किया था। और फिर वो दोनों लड़ने लगती हैं। तो वो लड़की आर्ग्यू करती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ किया। सूचन कहता है कि यहाँ के लोग इस तरह से काम करते हैं तो मुझे फिर से सोचना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी के साथ काम करूंगा कि नहीं। वो वहाँ से चले जाते हैं तो जे सोचती है कि मुझे जाकर भाई से मिलना होगा और उन्हें बताऊंगी कि मैंने रिकवर कर लिया है। वैनी उसे सहारा देकर बाहर लाती है तो बोलती है कि तुम यहीं खड़े रहना, मैं कार लेकर आती हूँ। तभी सूचन उसे कॉल करता है तो जे सॉरी करती है कि 5 साल से आप मुझे ढूंढ रहे थे और अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती है कि मेरी मेमोरी चली गई थी तो मुझे कुछ भी पता नहीं था और इन 5 सालों में सिर्फ वैनी थी जो उसकी केयर किया करती थी। सूचन कहता है कि हमें इस बारे में पता क्यों नहीं चला और फिर कहता है कि आज मुझे पता चला कि इस सब के पीछे मिंग था। जे पूछती है कि आपको ये बात कैसे पता चली। सूचन कहता है कि उसने मुझे आज डिजाइन दिए जो सब के सब तुम्हारे थे और इसका मतलब ये कि जब तुम्हारी मेमोरी चली गई तो उसने तुम्हारे सारे डिजाइन चुरा लिए और यारान को दे दिए
और यारान तुम्हारे डिजाइन यूज कर रही है। जे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो 100 टाइम रीपे करें। और जैसे वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो जिंगजी उसके पीछे खड़ा था, तो जे डर जाती है कि उसके पीछे कौन है। जिंगजी कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम खुद से ना चलना, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। वो उसे उठाकर घर ले जाता है। शोबे उसे वहाँ देखते हैं तो खुश होकर उसे हाका लेता है। तो जिंगजी उसे बताता है कि मॉम का पाँव घायल है तो तुम केयरफुल रहना। तभी यारान उसे कॉल करती है और कहती है कि क्या इंटरनेट पर मेरे बारे में न्यूज तुमने फैलाई है। जे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। नेक्स्ट डे वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, तो जे कहती है कि तुमने और मिंग ने जो कुछ किया मैं सबका बदला लूंगी। यारान उसे यूएसबी दिखाती है और कहती है कि क्या तुम जानती हो कि इसमें जो डिजाइन है इनकी प्राइस 500 मिलियन है। जे कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये डिजाइन तुम्हारे हैं। यारान कहती है कि तुम कैसे प्रूव कर सकती हो कि ये डिजाइन तुम्हारे हैं, और उसे धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी, और तुम जानती हो कि तुम ऑर्फन हो और तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, तो तुम्हारा बदला हमसे कोई नहीं लेगा। जे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। यारान कहती है कि तुम रिजाइन करके यहाँ से चले जाओ। जे को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने भाई से मिलने आती है और अपने डिजाइन उन्हें दिखाकर कहती है कि मिंग और यारान ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे डिजाइन चुरा लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे बदला लूँ। सूजन कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें ढूंढा आज तुम उसे डिफरेंट पर्सन लग रही हो, और आज लग रहा है कि तुम रियल में मेरी सिस्टर हो। जे बताती है कि उन दोनों ने मिलकर मुझे छत से गिराया, मेरा सर इंजर्ड हो गया तो मैं सब कुछ भूल गई, और इसी कारण मैंने उस चीटर मिंग से शादी की। सूजन पूछता है कि तुम जिंगजी से शादी कब कर रही हो। जे कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो सूजन से कहता है कि तुम नहीं जानती कि 5 साल उसने तुम्हें बहुत मिस किया, और हर रात वो बाहर जाया करता था और ड्रिंक करता कि शायद किसी दिन तुम उसे मिलने वहाँ आओ, और बताता है कि उसकी कंडीशन बहुत खराब रहती है मगर वो ड्रिंकिंग नहीं छोड़ता। जे कहती है कि मुझे उसकी परवाह नहीं। तो सूजन एक बार फिर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बोल दिया है कि तुम मुझसे शादी करो तो तुम मुझसे शादी कर रही हो। जे कहती है कि मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियां उसे शादी के लिए लाइन में लगी हैं, मैं उनमें से किसी के साथ कम्पीट नहीं करना चाहती। तो सूजन कहता है कि ओके, हम इस बारे में बात नहीं करते, मगर मिंग और यारान का मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो। जे एक बार फिर उसे सॉरी करती है कि 5 साल आप मेरे लिए बहुत वरीड रहे। तो सूजन कहता है कि हम लोग फैमिली हैं तो तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, और बताता है कि मदर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जे कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो मुझ पर बहुत गुस्सा है, और आप उन्हें बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एक बार मैं अपने दुश्मन से बदला ले लूँ तो मैं उनके सामने जाकर घुटनों में बैठूंगी और उनसे माफी मांगूंगी। सूजन कहता है कि मैं मिंग और यारान को 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, और मैं उन्हें ट्रैप में फंसाऊंगा और उन्हें पार्टी में बुलाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सिस्टर को ग्लोरी और रेस्पेक्ट के साथ अपने घर ले जाऊँ, और उन दोनों को पता चलेगा कि तुम कौन हो, और वो तुम्हारे पाँव पकड़कर तुमसे भीख मांगेंगे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिंग बहुत खुश हो रहा था कि उसे 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वह यारान के पास आता है तो खुशी में उसे हक्का लेता है। यारान पूछती है कि बॉस ने इसके बदले कुछ डिमांड तो नहीं की। मिंग कहता है कि उन्होंने बोला था कि मैं उन दोनों गर्ल्स को फायर कर दूं जिन्होंने जे के साथ बदतमीजी की थी, मगर ये कोई बड़ा मैटर नहीं, हम लोग उन्हें कंपनी से निकाल देंगे और फिर जैसे ही हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो हम इन्हें जॉब पर वापस रख लेंगे। यारान कहती है कि वो जे की इतनी ज्यादा परवाह क्यों करता है, और फिर कहती है कि मैंने सुना है कि सू फैमिली की एक बेटी थी और दोनों का सार नेम सू है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉस की खोई सिस्टर है। मिंग कहता है कि उस जैसी पुअर लड़की इतने हैंडसम बॉस की सिस्टर नहीं हो सकती, और जब जे का एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे पता चला कि वो ऑर्फन है, इसी कारण मैं उसे शादी की कि मैं उसे सर्वेंट बनाकर अपने घर रखूं। और खुद से गैस करता है कि मिस्टर सूजन बहुत नाइस है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वर्कर एक दूसरे को बुली करें, और फिर कहता है कि मुझे जो प्रोजेक्ट मिल जाए तो मैं उसे सिटी से निकाल दूंगा, और मैंने पता करवा लिया है कि उसका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है, और जैसे ही बाकी डिटेल्स पता करवाऊंगा तो मैं उसे यहाँ से निकाल दूंगा। यारान कहती है कि उसका लवर एक पुअर सा आदमी है जो बार में बैठा ड्रिंक करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि जे वैनी के साथ घर आती है तो बहुत से गार्ड्स बाहर खड़े थे, वो जे के लिए ड्रेस, ज्वेलरी और शूज लाए थे। वैनी उन सबको वहाँ देखती है तो जे से पूछती है कि तुम कौन हो। जे उसे साइड पर ले जाती है तो बताती है कि मैं सूजन की सिस्टर हूँ और मुझे बताने का चांस नहीं मिला, और फिर उसे अपने एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स बताती है और कहती है कि सिर्फ तुम मेरी फ्रेंड हो जिसने मुश्किल में मेरा साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। और रात को पार्टी थी तो मिंग बहुत प्राउड होकर यारान के साथ वहाँ आता है, तो उसकी मॉम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, इसे 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तभी जे वहाँ आती है तो सब उसकी ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। मिसेस लू कहती है कि ये मेरे बेटे को सेड्यूस करने यहाँ भी आ गई, तो वो जे से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे बेटे को आज बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और मैं नहीं चाहती
कि तुम्हारे जैसी बुआ लड़की को वो देखे। तो जे कहती है कि आप अपना गार्बेज संभाल कर रखे, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। यारान कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि सब यहाँ प्रोफेशनल हैं, तो तुम्हारे जैसी भिखारी की यहाँ क्या वैल्यू। जे कहती है कि मैं गोल्डन अवार्ड विनर हूँ, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। यारान उसे क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि क्या तुम बोल रही हो कि तुम तियान हो जिसके डिजाइन सारी वर्ल्ड कॉपी करती है। और फिर कहती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, और कहती है कि अगर तुमने हमें इनविटेशन ना दिखाया तो मैं गार्ड्स को बुलाऊंगी। तो जे उसे इनविटेशन कार्ड दिखाती है। वो लोग इनविटेशन देखते हैं तो वहाँ सूजन की सील लगी हुई थी। वो समझ नहीं पाते कि बॉस ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। जे जाकर सोफे पर बैठ जाती है तो मिंग कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये सू फैमिली की सीट है, तो तुम यहाँ क्यों बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सू फैमिली की खोई बेटी वापस आ गई है, तो उसे 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, 10 हेलीकॉप्टर्स और विला गिफ्ट किया जा रहा है। और ये बात हर कोई जानता था कि सू फैमिली की बेटी 5 साल पहले कहीं डिसअपेयर हो गई थी, और हर कोई जानना चाहता था कि सू फैमिली की बेटी कौन है। और मिंग जे को क्रिटिसाइज कर रहा था कि तुम इस सीट से उठो। तभी सूजन वहाँ आता है तो यारान कहती है कि देखें ये लड़की आपकी सिस्टर की सीट पर बैठी हुई है, आप गार्ड्स को बोलें इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालें। तो सूजन कहता है कि मेरी सिस्टर की सीट भला कौन ले सकता है। मिंग कहता है कि हम लोग 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सूजन गार्ड्स को बुलाता है तो वो लोग यारान को पकड़ लेते हैं। मिंग कहता है कि माना कि तुम जे को पसंद करते हो, मगर तुम्हें नहीं पता कि इसका एक बेटा है और इसका लवर बार में बैठा ड्रिंक करता रहता है, और आपको नहीं पता कि ये लड़की स्ट्रीट में आवारा फिरती रहती है, आप इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े। सूजन कहता है कि अगर तुमने एक और वर्ड और बोला तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारी लाइफ डेथ से भी बुरी होगी। तभी मिसेस सू वहाँ आती है तो वो जे को हक कर लेती है। तो सबको पता चल जाता है कि 5 साल पहले सू फैमिली की बेटी जो डिसअपेयर हो गई थी वो जे है। मगर यारान ढीठ बनी रहती है तो सबको बताती है कि जिस लड़की के डिजाइन सारी वर्ल्ड कॉपी करती है वो मैं हूँ। तो जे उसे कहती है कि मिंग के घर मैंने 5 साल से कैमरे लगाए हुए थे, क्योंकि मुझे डर था कि इसकी मौत मुझे हर्ट कर सकती है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उनसे मुझे ये प्रूव मिलेगा कि मिंग ने मेरे डिजाइन चोरी करके तुम्हें दे दिए। वो सबको एविडेंस दिखाती है तो सबको पता चल जाता है कि यारान झूठी है। तभी जिंगजी वहाँ आता है तो कहता है कि मिंग को पुलिस के हैंड ओवर करो, और फिर जे को प्रपोज करने लगता है तो मिंग नाइफ से उसे हर्ट कर देता है। जिंगजी जे से कहता है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो नेक्स्ट लाइफ में तू मेरे पास आना। वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर बताती है कि इसकी इंजरी माइनर थी, मगर इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की तो इसी कारण अनकॉन्शियस है, और बताती है कि बहुत ड्रिंक करने से इनका स्टमक ब्लीड कर रहा है। तो शोबे मॉम से पूछता है कि ब्लीड करना क्या होता है, तो जे उसे कहती है कि ये एक डिजीज है। शोबे कहता है कि डैड आपको बहुत मिस करता था, और 5 साल से वो हर रोज बाहर जाता है और वहाँ जाकर ड्रिंक करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वहाँ आएंगी। जे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे डैड की बहुत अच्छे से केयर करूंगी, मगर तुम घर जाओ और ग्रैंडमा के साथ जाकर रेस्ट करो। तो वो जिंगजी से कहती है कि तुम जाग जाओ तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा। तभी वो जाग जाता है तो कहता है कि मैं तुम्हारी बातें सुन ली, और रिंग देकर कहता है कि चाहे ये तुम्हारे लिए वर्थलेस हो, मगर मैंने 200 मिलियन में खरीदी है। जे एक बार फिर कहती है कि मुझे शादी के लिए कुछ टाइम चाहिए। शोबे वहाँ आता है तो कहता है कि शादी आप कल ही करें। तो नेक्स्ट डे वो दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लाते हैं। तो जिंगजी कहता है कि तुम शादी के लिए ड्रेस लाओ तो हम सबको बुलाकर पार्टी देंगे। तो जे उसे बताती है कि मैंने पुलिस को जो एविडेंस दिए थे उन्होंने मिंग को बहुत सेवरली पनिश की, और मिंग ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की है। जिंगजी कहता है कि उन दोनों ने जो कुछ किया उनके किए की सजा उन्हें मिल गई, और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी लाइफ में आने का फिर से एक चांस दो। जे उसकी बात मान जाती है कि शोबे वहाँ आता है तो डैड से कहता है कि आप इतनी जल्दी घर वापस क्यों आए। जिंगजी बहुत इरिटेट होता है तो जे शोबे को हक कर लेती है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।